हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। और आज हम फिर से पढ़ने वाले हैं कन्फ्यूजेबल वर्ड्स का सेकंड पार्ट, जैसा कि आपको पहले एक क्लास में दे चुका हूं कन्फ्यूजेबल वर्ड के 1 के नाम से। और इसमें जितने वर्ड्स हम पढ़ते हैं वो सारे कन्फ्यूजेबल वर्ड्स हैं और मतलब ये आपके काफी कंफ्यूज करके आपको रखने वाले होते हैं। जैसे एग्जाम में भी बहुत बार इनका जिक्र होता रहता है। और इनके अंदर मेनली होता क्या है, आप लोगों को 2 वर्ड्स दिए जाते हैं, 4 वर्ड्स दिए जाते हैं, लेकिन इनके यूज जो होते हैं लगभग समान से होते हैं। और समान मींस मीनिंग के आधार पर समान है, लेकिन यूज इनके जो प्रैक्टिकल होते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। और एक शानदार प्रैक्टिस के साथ में हम आज की क्लास को शुरू करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, आज का जो सबसे पहला हमारा सेंटेंस है वो ध्यान से देखिएगा। फायर इज डैश इन विंटर, वूलन क्लॉथ्स कीप अस डैश। इसका मतलब यहाँ पर 2 वर्ड्स है, हॉट और वार्म। मैं आपको बता दूं दोनों का मतलब क्या हो जाता है, गर्म। अब देखना ये कि कौन से खालिस्तान में कौन सा जाने वाला है, कौन से खालिस्तान में कौन सा जाने वाला है। इसका मतलब मैं बताना चाहूंगा आपको कि हॉट कब यूज करते हैं और वार्म कब यूज करते हैं। अगर दोस्तों हाई टेम्परेचर बताना होगा आपको, हाई टेम्परेचर अगर आपको बताना होगा तो मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को कि हाई टेम्परेचर के अंदर हम यूज करते हैं किसका, हॉट का। और अगर लो टेम्परेचर बताना हो आपको, लो भी बता सकते हैं हम लोग, और साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं, चलिए मोर देन लो भी हो सकता है, मोर देन भी हो सकता है, थोड़ा लो से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन प्लीजेंट होता है, मतलब आप लोगों के लिए कंफर्टेबल होता है, प्लीजेंट होता है, उसको हम वार्म बोल सकते हैं। अब जैसे देखिएगा आप एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे फर्क पड़ता है इस चीज का। जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि फायर जो होती है, आग के लिए अगर हम यूज भी करते हैं, सपोज करिए, तो आग जो होती है वो कुछ ज्यादा एक्सट्रीमली हॉट होती है, कुछ ज्यादा ही गर्म होता है, तो हम इसके लिए क्या कर देंगे, हॉट का यूज। और सर्दियों में आपको पता है गर्म कपड़े जो होते हैं हमारे लिए किस प्रकार का काम करते हैं, हॉट या वार्म का, तो वार्म का काम करते हैं। अब यहां पर वार्म क्यों यूज किया जा रहा है, क्योंकि वार्म जो होता है स्पेशली वो आपको कंफर्टेबल होते हैं, गर्म तो होते हैं लेकिन साथ ही साथ दोस्तों कंफर्टेबल होता है। आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। दूसरे क्वेश्चन की हम बात करने जा रहे हैं यहां से, और दूसरा क्वेश्चन जो हमारा है इस समय वो है कि रमेश इज डैश अ डैश यूथ। तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि कैसा यूथ है, इट इज डैश अ गार्डन। देखिए 2 वर्ड्स है, ब्यूटीफुल और हैंडसम। कैसे आप इन दोनों शब्दों को समझोगे जरा देखिएगा। ब्यूटीफुल यूज करते हैं, वैसे तो आप सबको ही पता होगा, जनरली फेमिनिन जेंडर के लिए, मतलब फीमेल के लिए यूज करते हैं, और ये मेल के लिए यूज करते हैं। इतना सा तो आइडिया आपको पता है। दूसरी बात ये होती है, कुछ चीजें ऐसी होती है जो सॉफ्ट हो और प्लीजेंट हो या कंफर्टेबल हो। प्लीजेंट और कंफर्टेबल होती है, उनके लिए भी हम ब्यूटीफुल का यूज करते हैं। हैंडसम का यूज पर्टिकुलर मेल के लिए भी यूज करते हैं। ऐसी बात नहीं, सैलरी जो होती है ना उसके लिए भी हम इसका यूज करते हैं। और हैंडसम एक वर्ब की तरह भी यूज करता है, और वर्ब के रूप में इसका होने पर इसका जो मीनिंग होता है किफायती तौर पर खर्च करना। यहाँ तो हालांकि दोनों एडजेक्टिव के फॉर्म में ही है। तो रमेश मतलब मैस्कुलिन जेंडर है, आप समझ जाएंगे इसके अंदर तो हैंडसम ही होगा, इतना सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन साथ ही साथ गार्डन जो है वो प्लीजेंट को दे रहा है, क्योंकि वहां पर लोग बैठ करके छांव लेते हैं उसकी, तो वो प्लीजेंट हो गया। इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, ब्यूटीफुल आप इसके लिए बोल सकते हैं। कोई सीनरी होती है उसके लिए भी आप ये यूज कर सकते हो। चलिए होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आप लोगों का देखिएगा, 3 नंबर है, वी फेल्ट डैश आफ्टर द टायरसम जर्नी यू फेल। अब देखना सिक का मतलब और इल दोनों ही एडजेक्टिव की तरह यूज होते हैं, दोनों का मतलब बीमार होता है, लेकिन फर्क क्या होता है, ये फिजिकली होता है, ये फिजिकली होता है, और ये मेंटली होता है। पहली बात तो ये हो सकता है। दूसरी बात ये भी कह सकता हूं मैं आप लोगों को कि कभी भी जो इल होता है, ये इल प्लस नाउन कभी भी यूज नहीं किया जाता, ये गलत होता है। आप कह सकते हैं सिक प्लस नाउन, ये कह सकते हैं, ये ज्यादातर यूज किया जा सकता है। इसके अलावा फिजिकली अगर कोई है, मान लो सिक है कोई, तो आप उसके लिए क्या यूज कर लेंगे, सिक का यूज कर लेंगे। जैसे मान लो कि किसी को स्टोमक प्रॉब्लम हो रखी है, ठीक है ना, किसी के वॉमिटिंग हो रखी है, मान लो किसी के पेन हो रखा है, तो इस कंडीशन में हम स्पेशली किसका यूज करते हैं, सिक का यूज करते हैं। जैसे ये देखिए टायरसम जर्नी, भाई ही फेल्ट, उसने जर्नी, बहुत लंबी जर्नी की, उसके बाद में बॉडीली वो क्या हो गया, फिजिकली थक गया, इसका मतलब हम क्या कह देंगे, सिक। और यहाँ से यू फेल मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से इल। फेल मतलब आप कैसा महसूस कर रहे हो, आप कैसा फील कर रहे हो, तो आप इल फेल कर रहे हो, उसके लिए आप कह सकते हो इल। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन और भी अच्छा क्वेश्चन, आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, नेग्लिजिबल और नेग्लिजेंट। मैं आपको इन शुरू करने से पहले इन दोनों के बारे में बता देता हूँ कि ये केयरलेस होता है। ये किसको बताता है, ये केयरलेस को बताता है। फिर से देखिएगा, ये ये केयरलेस को बताता है, और नेग्लिजिबल का मतलब होता है नगण्य, न के बराबर, नथिंग, न के बराबर या नथिंग के साउंड में हम इसका यूज स्पेशली करते हैं। तो बाय हैबिट दे आर डैश, देयर इज द डैश डिफरेंस बिटवीन दीज आर्ग्यूमेंट्स। तो बाय हैबिट दे आर, वो हैबिट से, आदत से कैसे हैं, नेग्लिजेंट है। उसका मतलब
लापरवाह है, कह सकते हैं हम उनके लिए। दूसरी बात, डिफरेंस कैसा है आपस में, नेग्लिजिबल डिफरेंस है। दोस्तों कैसा डिफरेंस है, नेग्लिजिबल डिफरेंस है, मतलब ना के बराबर डिफरेंस है, इसका मतलब नगण्य के बराबर डिफरेंस बता दिया हमने इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने और ध्यान से देखिएगा इसमें क्या हो सकता है। एक शानदार क्वेश्चन से हम पढ़ रहे आगे। 5 नंबर है आप लोगों के सामने। लेटर और लेटर ये बताता है आपके ऑर्डर को और ये बताता है आपके टाइम को। ऑर्डर में 2 के होने पर कौन सा, दूसरा, पहले को फॉर्मर तो दूसरे को ये वाला। तो ही बिकेम डैश देन ऑल, और राम और शाम की बात की जा रही है तो पक्का यहां पर क्या हो जाएगा, ये लेटर हो जाएगा, और समय की बात की जा रही है क्या हो जाएगा आपका, लेटर। आप ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कहता है 6 नंबर, वी शुड हैव डैश माइंड और देयर स्कीम इज नॉट डैश। देखिए मैं आपको प्रैक्टिकल के लिए डायरेक्ट बता देता हूं कि कोई भी आइडिया हो सकता है, ठीक है ना, कोई भी स्कीम हो सकती है और कोई भी प्लान हो सकता है। अगर उसकी बात की जा रही है तो आप समझ जाना प्रैक्टिकेबल होता है, और इसी के सिमिलर में हम किसका यूज करते हैं, फिजिबल का भी यूज किया करते हैं, या फिर पॉसिबल का भी हम यूज ही किया करते हैं, ठीक है ना। और डायरेक्ट अगर प्रैक्टिकल करते हैं तो किसी चीज को करना, मतलब मान के चलिए कि आपके हाथ में, जैसे मेरे हाथ में पेन है, मार्कर है, मैंने पहले ही सोचा कि मैं पढ़ाऊंगा, तो ये मैंने सोचा, प्लान किया, विचार किया, तो दैट वाज प्रैक्टिकेबल। लेकिन जैसे मैंने पढ़ाना चालू कर दिया, पेन से मैंने लिखना चालू कर दिया, तो ये प्रैक्टिकल हो गया, है ना। तो इजी टू डू समथिंग, है ना, इजी टू यूज और इजी टू अंडरस्टैंड समथिंग भी हम इसको बोल सकते हैं। और जिसको किया जा सकता है, जो प्लान विचार में चलता हो, दिमाग में चलता हो, वो आपका क्या हो जाता है, प्रैक्टिकल। तो सीधी सीधी भाषा में मैं कहूं आपको, तो यहां से वी शुड हैव डैश माइंड, इट मीन्स टू से क्या कह दोगे आप, प्रैक्टिकल माइंड, और यहां से क्या कह दोगे, प्रैक्टिकेबल। तो स्कीम इज नॉट प्रैक्टिकेबल। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन 7 नंबर कह रहा है कि द कैमरा फिल्म इज नॉट टू लाइट एंड सेंसिटिव। देखिए इसमें और इसमें क्या अंतर होता है, ये एक्टिव भी होता है, ठीक है ना, सेंसिटिव, और ये समझदार होता है, मतलब सेमी रिटर्न इसको मैं बोल सकता हूँ, सेमी रिटर्न। समझदार जो व्यक्ति होता है ना, समझदार सेंसिबल जो होता है ना, उसके लिए हम बोला करते हैं। तो आप समझ गए होंगे, राजेश की बात हो रही है तो राजेश तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, समझदार, तो बी इसमें हो जाएगा और ए इसमें हो जाएगा। आई थिंक आप समझ गए होंगे, बहुत आसान टर्म है ये भी। दिस हाउस इज डैश, दिस डेज द कार्टून वॉज फाउंड टू बी डैश। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इसमें क्या अंतर होता है, एम्प्टी, जी बिल्कुल, एम्प्टी और वेकेंट में कहा अंतर होता है। वेकेंट यूज किया जाता है जैसे कोई हाउस हो गया, जैसे कोई रूम हो गया, है ना, कोई भी बिल्डिंग हो गई। अब इसमें भी स्पेशली किसको रिप्रेजेंट करने के लिए, पीपल के लिए यूज करते हैं, लोगों के लिए यूज करते हैं। मान लो किसी हाउस में, रूम में, किसी बिल्डिंग में कोई इंसान नहीं रहता, नो ऑक्यूपाइड, मतलब नो ऑक्यूपाइड या नॉट ऑक्यूपाइड, मतलब कोई इंसान जहां नहीं रहते उसको वेकेंट बोलते हैं। और किसी बर्तन के लिए हम बोल सकते हैं इसको, किसी बर्तन का खाली होना, जैसे मान के चलो कि ये जग है, आप ध्यान से देखिएगा, ये जग है, इसमें अगर कोई पानी नहीं है, पूरा खाली है, तो मैं इसको एम्प्टी कहूंगा। ये बोतल है, ये सैनिटाइजर की बोतल, अगर ये खाली है, इसमें कोई लिक्विड नहीं है, तो मैं क्या कहूंगा, इसको ये एम्प्टी है, ये वैकेंट नहीं हो। और जिस क्लासरूम में मैं पढ़ा रहा हूं, अगर ये खाली है, मैं भी नहीं हूं, कंप्यूटर जी भी नहीं हो, तो आप समझ लीजिएगा ये क्या कहलाएगा, यहाँ पर आपका वैकेंट कहलाएगा। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अगले पर चलते हैं। नेक्स्ट आपका 9 नंबर है, लास्ट नंबर आपको क्या कहना चाह रहा है। देखिए 9 नंबर कहता है आपको, ही कैंट फॉलो डैश ऑर्डर्स और द टेस्ट वाज डैश। अब ध्यान से देखिएगा, ये इनमें अंतर क्या होता है। ओरल होता है दोस्तों फेस टू फेस, ओरल की कंडीशन होती है फेस टू फेस की कंडीशन, और वर्बल दोनों तरीके से यूज किया जाता है। देखिए ये तो हो गया फेस टू फेस, और वर्बल यूज किया जाता है स्पीच, स्पीच के थ्रू भी हो सकता है ना, और रिटर्न फॉर्म में भी हो सकता है। ये दोनों फॉर्म में लिया जाता है, स्पीच और रिटर्न फॉर्म में। अब सामने आप बैठ करके किसी के साथ में करते हो तो आप डेफिनेट सी बात है कि आप ओरल करते हो। अब वर्बल तो देखो कैसे भी हो सकता है, जैसे मान लो कि वर्बली आप यूज करते हो तो आप रेडियो पे भी किसी से बात कर सकते हो, तो भी सुन सकते हो आप, रेडियो पर भी हो सकता है। टेलीफोन पर भी आप किसी से करते हो, टेलीफोन मतलब मोबाइल पर आप करते हो, या फिर मान लो कि टीवी का आप अगर आप यूज कर रहे हो, तो आप ये सारे वर्बल टॉकिंग के अंदर स्पेशली जाते हैं, है ना। और फेस टू फेस की कंडीशन भी हो जाती है ओरल में। तो अभी ऑर्डर्स जो होते हैं ना, आप लोगों को पता है, हालांकि टेस्ट भी रिटर्न टेस्ट और ओरल दोनों में हो सकता है, लेकिन इस समय ही कांट फॉलो, वह फॉलो नहीं करता। किस प्रकार के ऑर्डर्स फॉलो नहीं करता, रिटर्न के ऑर्डर्स फॉलो नहीं करता या स्पीच के ऑर्डर। अब ये चीज तो कोई भी हो सकती है, तो हमने इसको क्या कह दिया, वर्बल ऑर्डर्स ही फॉलो नहीं करता। और टेस्ट कैसा था, केवल ओरल हो सकता है।
क्योंकि दोनों में से एक ही चीज देंगे। हालांकि आपको लगेगा कि सर ओरल क्यों, वर्बल भी तो ये हो सकता ना, लेकिन टेस्ट के लिए आप ओरल प्राथमिकता पहले देंगे और ऑर्डर्स के लिए आप क्या देंगे, वर्बल ऑर्डर्स, ठीक है ना। तो स्पीच और रिटन फॉर्म दोनों में हो सकता है, और इसका यूज होता है वर्ड्स के थ्रू। कोई भी वर्ड्स जो होते हैं ना, जिसका यूज करके हम इनका उपयोग क्या करते हैं, उसमें इसका यूज ज्यादातर किया जाता है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वाली बात भी समझ में आ गई होगी। चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। ये सेशन काफी शानदार सेशन रहा और उम्मीद है मजा आएगा। मैं और ऐसे नया सेशन आप लोगों के लिए लाता रहूंगा, सेम पैटर्न, सेम इसी प्रकार के कंफ्यूजेबल वर्ड्स के नाम से। वो होगा हमारा कंफ्यूजेबल वर्ड्स के नाम से 3 वाला सेशन होगा। चलिए, आपको अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बता दीजिएगा, और बाकी जो भी बात हो, जो भी कमेंट हो आपका, वो बता दिया करो। थैंक यू वेरी मच, आप सभी, जय हिंद।